Hello everybody, this is Manjeet UPSC. This is my credential. वेरियस गवर्नमेंट कमेटी हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको जितनी भी यूपीएससी से रिलीवेंट एंड स्टेट पीसीएस से रिलीवेंट जितनी भी रिलीवेंट कमेटी है, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सभी आपको एक ही वीडियो के अंदर विद सेक्शन वाइज, जैसे एजुकेशन की क्या क्या आई थी, टेक्नोलॉजी की, सिक्योरिटी की, जोन से भी कमेटी रिसेंटली आई थी और पास्ट में 20 ईयर्स में थी, अब हम उनको सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन को। एजुकेशन में कौन सी कमेटी आई थी? के कस्तूरी रंगन के कस्तूरी रंगन की कमेटी आई थी। ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी का पर्पज़ क्या था? इसको जो चैलेंजेस थे उनको एड्रेस करने के लिए कि एजुकेशन को सबके पास एक्सेस हो। इक्विटी का मतलब होता है कि पुअर और या रिच हो, उनके पास इक्वली एक्सेसिबल हो एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए जो आउटकम बेस्ड हो। अफोर्डेबिलिटी हो, ये नहीं है कि प्राइवेट जो सेक्टर है वो इतनी फ़ीस बढ़ा दे कि मतलब जो मिडल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसमें एडमिशन ले ही ना पाएँ। और अकाउंटेबिलिटी फेस्ड बाय द करंट एजुकेशन सिस्टम, और उसमें अकाउंटेबिलिटी को जो फेस किया जाना चाहिए या जो हमें डिसीजन एक्शन लेने चाहिए, किसको अकाउंटेबल बनाया जाए करंट एजुकेशन सिस्टम में, वो चीज़ें इसमें मेंशन की गई थी। इसमें 534 इससे एक याद कर लेना, इसका एक फार्मूला है 5334। ये डिजाइन है। 5 का मतलब होता है फंडामेंटल स्टेज, जैसे आंगनवाड़ी में एडमिशन कराते हैं अप टू 5th स्टैंडर्ड जो होता है। 3 ईयर इसमें प्री प्राइमरी के आएंगे, प्लस में ग्रेड 1 और 2 तक के आएंगे। इसमें आएगा 5 तक का है ये 5 फाउंडेशनल स्टेज। 3 for प्री प्राइमरी और 1st एंड 2nd ग्रेड तक है। फिर आ गया ये 3 का मतलब क्या? नेक्स्ट 3 का प्रीपेटरी स्टेज इंक्लूड द ग्रेड 3 to 5, ये 3rd to 5th तक है। प्रीपेटरी का मतलब तैयार कर रहे हैं हम उसको आगे के लिए। नेक्स्ट 3rd ये मिडल 6 to 8, जैसे मिडिल एड भी होती है स्कूलों में, उसमें उसकी स्टेज के ऊपर ग्रेड के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। जैसे अब क्या है, कंपलसरी वो है, मतलब उसको पास किया जाए, किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा ताकि चाइल्ड लेबर ना बढ़े और ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल रेट ना बढ़े। तो 4 है सेकेंडरी स्टेज फ्रॉम ग्रेड 9 to 12, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है 4th ग्रेड, क्योंकि इसी में हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, हम अपने कोग्निटिव स्किल हमारी बढ़ाते हैं। तो ये कस्तूरी रंगम जी ने हमें ये रिकमेंडेशन दी थी, एजुकेशन की पॉलिसी थी। नेक्स्ट है TSR सुब्रमण्यम कमेटी, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए बनाई गई थी। इसमें प्रपोज की गई एजुकेशन पॉलिसी एड्रेस द चैलेंजेस फेस बाय द करंट एजुकेशन जो भी फेस किए जाते हैं चैलेंजेस, उनको एड्रेस करने के लिए TSR सुब्रमण्यम। इन पॉलिसियों का डिस्कस करने का मेरा रीज़न क्या है? क्योंकि ये एक आंसर मेंस में आंसर इनरिचमेंट करेंगी, ऐसे में आंसर इनरिचमेंट करेंगी, कंक्लूजन में खासकर। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये कमेटी कौन सी किसे रिलीवेंट है। तो ये मतलब एक ऐसा सेक्शन है जहाँ यूट्यूब पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ ये फर्स्ट वीडियो मैंने डाली है और इसमें आज पूरा दिन लग गया है। तो आपको इतना तो बनता है क्या कि लाइक और सब्सक्राइब तो करोगे और बाकी शेयर भी कीजिए, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी वीडियोस आपके सामने ला पाऊँ। तो इसमें वल्नरेबल सेक्शन के लिए भी जो कमेटी में उसको डिस्कस करेंगे। विर्जिनस जाजा कमेटी, ये कंडीशंस ऑफ द ट्राइबल कमेटी, ट्राइबल्स के लिए बनी थी, ठीक है। टू एग्जामिन द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उनकी, एजुकेशनल क्या स्टैंडर्ड क्या है, हेल्थ का स्टेटस क्या है ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़, उसके लिए क्या है अप्रोप्रिएट क्या इंटरवेंशन की जाए टू इम्प्रूव द सेम। तो ये जो चीज़ें डिस्कस की जाए उसमें क्या क्या इंटरवेंशन की जाए और क्या क्या इम्प्रूव किया जाए। तो इसका क्या नाम था? वर्जीनियस जाजा कमेटी। राजीव गाबा कमेटी, ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टू डील विद द इंसिडेंट ऑफ द मॉब लिंचिंग एंड लिंचिंग। तो ये क्या, इसमें जैसे मॉब लिंचिंग की जाती हैं, जैसे आर्म फॉर स्पेशल पावर एक्ट है नागालैंड में और कई जगह, वहाँ पर कई बार कहता है कि मॉब लिंचिंग होती हैं। तो उस पर चेक एंड बैलेंसेज के लिए और वहाँ पर
जो जो एक्टिविटियाँ होती हैं, मतलब एंटी सोशल एलिमेंट के द्वारा भी वहाँ इंटरफेयर किया जाता है, तो उनको चेक करने के लिए, जो इंसिडेंट हुए हैं उनको एनालिसिस करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। नेक्स्ट है जस्टिस वर्मा कमेटी। आपने एक चीज़ और बता देता हूँ, जनरली जितनी भी कमेटी बनती हैं उनका हेड जनरली एक हाई कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो रूल से काफ़ी वेल वर्स होते हैं और पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए समटाइम्स उनको ये चीज़ें दी जाती हैं, उनके एक्सपीरियंस को यूटिलाइज किया जाए एट ग्राउंड लेवल। तो इसलिए जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में डिस्कस करते हैं। उसने क्या रिकमेंडेशन दी थी? अमेंडमेंट टू द क्रिमिनल लॉ एज प्रोवाइड बाय द क्विकर ट्रायल एंड इन्हांसमेंट पनिशमेंट टू द क्रिमिनल अक्यूज्ड ऑफ द कमिटेड सेक्सुअल असोल्ट अगेंस्ट वुमेन। तो जस्टिस वर्मा जी थे, उन्होंने किसके बारे में बताया? सेक्सुअल असोल्ट के अगेंस्ट वीमेन। नेक्स्ट है सच्चर कमेटी रिपोर्ट। ये किसके ऊपर बेस्ड थी? सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया। जो रिलीजियस माइनॉरिटी में है, नियर अबाउट 18% है मुस्लिम कम्युनिटी हमारे देश में, तो उसका क्या सोशल कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक क्या, एजुकेशनल स्टेटस क्या है, तो उसके लिए सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई थी। बेजबारुआ कमेटी जो है उसको वो किससे रिलीवेंट थी? कंसर्न द सिटीजन हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड सुजेस्टेड मेजर। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए थी और सुजेस्टेड मेजर सिटीजन्स के लिए। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कमेटीज़। उसके लिए सबसे पहले है नेशनल कमेटी रिव्यू फॉर वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसने क्या बताया? फॉर सजेस्टिंग द पॉसिबल अमेंडमेंट्स। उसमें क्या क्या पॉसिबल अमेंडमेंट हो सकते हैं? नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या पॉसिबल अमेंडमेंट हो सकते हैं ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो जिस वजह से बनाया गया था उसको अच्छे से सर्व कर पाए। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप्स, इसके लिए है सरकारिया कमीशन, जो सबसे फेमस है। सरकारिया रिपूची कमीशन रिपोर्ट जो होती हैं, हम एथिक्स 4 में एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड के पेपर में भी हम इन्हें अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करते हैं और इसको मैं यहाँ भी डिस्कस करूँगा। सरकारिया कमीशन होता है तो रिव्यू द क्वेश्चन ऑफ द सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए होती है, रिव्यू करना सेंट्रल स्टेट रिलेशन का। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में हम क्या रिव्यू करते हैं? एक तो फंडिंग कितना परसेंटेज दिया है, जैसे वाटर डिस्प्यूट हो गए, लॉ एंड ऑर्डर से कोई इशू है तो वो हो गए, जो भी इशू होते हैं मतलब वन स्टेट टू अदर स्टेट, जैसे सतलज-यमुना लिंक का इशू है हरियाणा और पंजाब के अंदर, तो उसमें मतलब सहमति बनी जाए ताकि आगे कुछ कार्रवाई की जाए ताकि दोनों स्टेट को बेनिफिट हो, जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया जाए। तो पूची कमीशन है, उसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। उसने गेव 312 रिकमेंडेशन दी थी रिपोर्ट्स। तो पूची कमीशन रिपोर्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल की होती है, तो ये इसमें 312 रिकमेंडेशन दी हैं पूची कमीशन में। तो नेक्स्ट है जुडिशरी डिस्कस करेंगे। जुडिशरी रिलेवेंट जो भी कमेटीज आई थी, श्री कृष्णा कमेटी, ADR बोलते हैं इसको, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, टू प्रिपेयर द रोड मैप टू प्रिपेयर द इंडियाई हब ऑफ इंटरनेशनल एर्बिट्रेशन में क्या है कि जैसे इंटरनेशनल कोई इशू है, हम उसको सोल्व कराने के लिए पहले सिंगापुर जैसे देशों में जाते थे या कनाडा चले गए, बट अब क्या है हमारे इंडिया में ही आई थिंक वहाँ बनाया गया है, गुजरात में, मुंबई में और केरला की साइड, यहाँ पर अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बनाए गए हैं ताकि जो हमारी इंटरनेशनल कंपनियाँ MNC है वो दूसरी कंट्री में जाके यहीं रिड्रेसल किया जाए उनकी ग्रीवेंसेज को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्री कृष्णा कमेटी, जुडिशरी से रिलेवेंट। जस्टिस मैलिमथ कमेटी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से लिए है, ऑन द रिफॉर्म द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया, स्पेशल जेल्स के लिए, जो ओवर क्राउडेड जेल्स हैं, अंडर ट्रायल में जो भी हमारे प्रिजनर्स हैं उनके लिए क्या क्या राइट्स होने चाहिए, जैसे वो शाम को बैरक से बाहर आ पाएँ, उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको डिस्कस किया गया। तो मैलिमथ कमेटी को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इज लेजिस्लेशन के लिए डिस्कस करेंगे रामानुजन कमेटी, इट एग्जामिंग द एक्ट्स एंड रूल विच मे हैव बिकम ऑब्सोलीट विद इन द लास्ट 10 to 15 ईयर। उन्होंने दिया गया कि जो भी एक्ट्स और रूल बनाए गए थे जो पुराने हो चुके हैं फ्रॉम लास्ट 10 to 15 ईयर, उनमें क्या क्या अमेंडमेंट किए जा सकते हैं लेजिस्लेशन में, तो रामानुजन कमेटी है। नेक्स्ट फॉर NGO और सेल्फ हेल्प ग्रुप को कैसे कंट्रोल किया जाए और क्या क्या चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए, उसके लिए थी विजय कुमार कमेटी ने टू इंश्योर द लाइट रेगुलेशन
ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के लिए है। टू इंश्योर द लाइट रेगुलेशन, ये टाइट नहीं होना चाहिए, लाइट मतलब चेक एंड बैलेंसिंग होने चाहिए, इतना भी फ्री फ्लो नहीं होना चाहिए, बट शुड बी द चेक एंड बैलेंसिंग। ये एक मैं कहीं गया हुआ था, वहाँ सेंट्रल आर्म पुलिस में लिखा था कि रिस्पेक्ट ऑल बट सस्पेक्ट ऑल आल्सो, रिस्पेक्ट सबकी करो लेकिन सस्पेक्ट भी करो। तो सो एज टू रिड्यूस देयर हारेसमेंट, रिड्यूस करने उनका हारेसमेंट नहीं किया जाए जो सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है मालेगाम कमेटी ऑन माइक्रो फाइनेंस। मालेगाम कमेटी माइक्रो फाइनेंस का, माइक्रो फाइनेंस क्या होता है कि जैसे रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं, बिलो पावर्टी लाइन पे जो पीपल सर रह रहे हैं, तो उनको वो डेबिट ट्रैप में ना फंसले, उनको माइक्रो फाइनेंस लोन दिए जाते हैं अप टू 1 लाख रुपीज़ तक, ताकि वो कुछ छोटा मोटा अपना बिजनेस पर कर लेगा, ई रिक्शा ले सके, कोई अपना स्टिचिंग का काम कर पाए। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में स्पेशली उनको दिया जाता है। और इसमें वुमेन क्या है सबसे ज़्यादा रिटर्न करती हैं, मतलब सक्सेसफुल रहता है वुमेन्स का सेल्फ हेल्प ग्रुप में। जैसे हरियाणा में क्या कि बफेलोज़ के ऊपर भी लोन दिया जाता है 60,000 तक, टू स्टडी द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, उसको सेक्टर को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म में मतलब जो हम इलेक्शन में क्या क्या रिफॉर्म किए जाएँ, सबसे पहले लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म में। एग्जामिन द इशू रिलेटेड टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, कि सबसे पहले जो ये मॉब लिंचिंग होती है या फिर एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, वो उसको में इंटरफेयर करके या मसल्स पावर दिखाई जाती है, मनी पावर दिखाती है, उनको कैंडिडेट को डिसक्वालीफाई किया जाए। अभी ये है कि अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिली है तो आगे नहीं मतलब इलेक्शन लड़ सकते हैं, बट जो मसल्स पावर का यूज़ करते हैं वहाँ इतनी चेक एंड बैलेंसेज नहीं है, काफ़ी बंदे छूट जाते हैं, फिर वो ऐसे हीनियस क्राइम में भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनको अब तक सज़ा नहीं मिली है, 10-15 साल तक केस चले रहते हैं, तो उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंसेज नहीं है, तब तक वो अपने टर्म सर्व कर जाती है, 5-5 10 साल पर 3-3 टर्म तक सर्व कर जाते हैं, वो बाद में रिजल्ट आता है और वो कन्विक्टेड होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्स में वो मामला चलाना चाहिए। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फाइलिंग फॉल्स एफिडेविट, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे अगर हमने फाइलिंग में फॉल्स एफिडेविट डाल दिया तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जैसे अपनी संपत्ति इतनी दिखा देगी मेरी इतनी करोड़ है, बट वो मिली उससे भी ज़्यादा 10, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो भी कहीं मेंशन नहीं किया गया। तो वो बताएगा कि लॉ कमीशन में रिपोर्ट में कि सिर्फ दिखावा का रूल रेगुलेशन ना हो, उसका प्रॉपर एक्शन वाले स्टेप भी उसमें मेंशन किए जाए नेक्स्ट जो अमेंडमेंट करेंगे इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म से रिलेटेड। नेक्स्ट एक दिनेश गोस्वामी कमेटी, ये भाई साहब पिछले 10 साल से काफ़ी चर्चा न्यूज़ में रही है। तो इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म, इसके जो कीज़ एंड टर्म्स हैं उसको हम बाद में डिस्कस से एनालिसिस करेंगे। यहाँ मेरा एक मोटिव ये है कि सिर्फ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन हम जो सारी कमेटी वो एक ही जगह हों। आपको ये नहीं है कि आपको मेमोराइज ना कर पाओ एग्जाम के टाइम में या प्रीलिम्स के टाइम में, आपको सिर्फ ये वीडियो 2-4 बार ही देखनी है, या इसके नोट्स बना सकते हो A4 शीट के ऊपर, और इसको दिन में 1-2 बार रिवाइज कर लेना, बस आपका काम हो गया। नेक्स्ट इज कॉरपोरेट गवर्नेंस, उसमें क्या उदय कोटक कमेटी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए है। उदय कोटक में क्या क्या, जैसे 1 विंडो क्लियरेंस है, या उनको मतलब जो कॉरपोरेट सेक्टर है उनको ट्रांसपेरेंसी हो, ज़्यादा फेसलेस सिस्टम हो, एक ही मतलब एक ही सिंगल विंडो सिस्टम होनी चाहिए ताकि अपना जो सेक्टर है कॉरपोरेट सेक्टर हो ईजिली रन कर पाए, रेड टेपिज्म ना हो, इंस्पेक्टर राज वाला सिस्टम ना हो, इस वजह से। सोशल सेक्टर की भी हम कमेटी डिस्कस करेंगे। लखडवाला कमेटी है, इसमें क्या पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए है कि कितनी सोसाइटी में कितनी पॉवर्टी है। लखडवाला कमेटी को याद रखना, पॉवर्टी से रिलेटेड है। तेंदुलकर कमेटी, ये तो आपने काफ़ी बार सुना होगा। जो कमियां हैं एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, जैसे आजकल पॉवर्टी लाइन कैसे मतलब एवरेट की जाती है, आई थिंक मोस्टली इन पर इनकम के हिसाब से इसकी 1,80,000 से कम हो। इन हरियाणा में तो यही है, सेंटर में भी ऑलमोस्ट इतनी ही है, 150 या 160 या 180 ही होगी, वहाँ भी 1.8 1,80,000 उससे कम हो। लेकिन और भी चीज़ें हैं जो पॉवर्टी लाइन बिलो पॉवर्टी लाइन दिखाती हैं, जैसे क्या है कि हेल्थ में इनटेक नहीं कर पाते वो, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते हैं, या क्वालिटी लाइफ नहीं जी पाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, हमें इसके ऊपर भी इसको ओवरऑल अच्छे से एनालिसिस करें। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उनको सारी चीज़ें इनके ऊपर फोकस करके, जैसे क्लीन एयर, हाइजेनिक, सैनिटेशन, इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। नहीं कि सिर्फ इनकम क्राइटेरिया रख दिया, अदर सेक्टर को आप इग्नोर कर रहे हो। तो ये एक चीज़ है जो तेंदुलकर जी ने बोली हैं, शॉर्टकमिंग जो एड्रेस की जाए इन कमियों को, तो फॉर एस्टिमेशन द पॉवर्टी लाइन। C रंगाराजन कमेटी है, ये भी फ़िलहाल में आई है। तो मेथोलॉजी टू मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी,
इन्होंने मेथोलॉजी दी गई है पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। रंगाराजन कमेटी को आप सजेस्ट कर सकते हो सोशियोलॉजी के ऐसे में, पेपर GS1 के अंदर सोसाइटी का एक पार्ट है उसके अंदर। बैंकिंग एंड फिनेंस कमेटी, बैंकिंग और फिनेंस कमेटी कौन सी आई हैं? टू रिव्यू द करंट इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, जो हमारी करंट इकोनॉमी कर रही है वो ये तो नहीं है कि ज़्यादा इनकम इक्वालिटी इंप्रूव हो रही हो, तो इसमें बैंक एंड फिनेंस कमेटी आई है। उसमें ECF इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को डिस्कस करते हैं। इस टर्मिनोलॉजी को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्री में क्वेश्चन आ सकता है। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स ए मेथोडोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द appropriate लेवल ऑफ रिस्क प्रोविजंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस टू बी मेड अंडर सेक्शन 47 ऑफ द RBI एक्ट 1934। तो ये क्या है कि सेक्शन 70 से सबसे पहले कई बार ये भी पूछा था कि RBI एक्ट कब आया था? 1934, ये याद रखना। जब 1935 में जो अमेंडमेंट आए थे, जो हमारी इंटरनल गवर्नमेंट बनने से पहले, तो उससे पहले ये डिसेंट्रलाइजेशन या गवर्नमेंट की तरफ डेमोक्रेसी की तरफ हम बढ़े थे इस एक्ट से। इससे ही हमारा काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्ड होता है। मोस्टली प्रोविज़न यहीं से लिए गए हैं, जैसे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट जुडिशरी, इस टाइप के। नेक्स्ट है PG नाइक कमेटी। ये किस लिए है? द बोर्ड ऑफ बैंक्स इन इंडिया, जो रिव्यू करना, जो गवर्नेंस करना, बोर्ड ऑफ बैंक हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे CEO की पोस्ट है, MD की पोस्ट है, उसको मर्ज करके एक कर दिया जाए, आंसरेबिलिटी ऑफ द ऑफिसर की फिक्स की जाए। इस टाइप की सजेशन दी थी PJ नायक ने। जनक राज कमेटी भी है, टू रिव्यू करना। रिव्यू का मतलब होता है जो काम कर रहे हैं उनको देखना कि ये सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या क्या लैकुना है और क्या क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है। वर्किंग ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फंड, MCF, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग बेस्ड ऑन लैंडिंग रेट। इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग ऑन लैंडिंग रेट। ये क्या होता है कि इससे कम हम वो इंटरेस्ट रेट दे ही नहीं सकते सिस्टम के अंदर। तो उसने जनक राज जी ने कमेटी में सजेशन दिए हैं अपने। TK विश्वनाथ, ये कमेटी की है फेयर मार्केट कंडक्ट इनसाइड ट्रेडिंग, जब ट्रेड करते हैं फेयर मार्केट ट्रेड। ये नहीं है कि MSP दिया गवर्नमेंट ने 1600 रुपये पर क्विंटल गेहूं का और वहाँ बिक रही है मंडी में 1400 रुपये पर क्विंटल, तो ये इस टाइप का सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है? TK विश्वनाथ कमेटी टू कंडक्ट द फेयर मार्केट कंडक्ट अंडर ट्रेडिंग सिस्टम। नेक्स्ट है फिनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। फिनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म किए जाएँ? टू कॉम्प्रीहेंसिवली रिव्यू किया जाए, दोबारा से ड्रा किया जाए द लेजिस्लेशंस गवर्निंग इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम, जो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम है। नंदन नीलेकानी पटेल किसने क्या दी थी? टू स्ट्रेंथन द डिजिटल पेमेंट। देखो डिजिटल पेमेंट से क्या बेनिफिट हुआ कि हमें वॉलेट जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम कहीं भी गए उसको स्कैन किया और ट्रांसपेरेंसी है कि ट्रांजेक्शन के अंदर करप्शन कम होगा, और हम फिएट जो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक मनी भी इन सर्कुलेशन बहुत ही कम आएगी। तो नंदन नीलेकानी कमेटी ने डिजिटल पेमेंट को काफ़ी प्रमोट किया कि जितना हो सके उतना बेनिफिट है, और इसमें कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है। जैसे इसको किससे लिंक किया जाए, टेक्नोलॉजी है, उसको आप कमेंट में बताना। HR खान कमेटी, HR खान ने क्या क्या सजेशन दिए हैं? टू रिविटेलाइज और स्ट्रीमलाइनिंग द FPI का फुल होते हैं फिनेंशियल प्रोडक्शन इंटरलिंक उधर, और सेकंड होती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जो फ़ॉरेन से हमारे यहाँ जैसे पहले 10% थे, अब 15 हो गया, उससे कम जो इन्वेस्टमेंट आएगी उसको FPI बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इससे जो 15 से ज़्यादा उसको बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या सजेस्टिव मेजर लिए जाएँ ताकि एकदम से हमारी इकोनॉमी के ऊपर शौक ना लगे, क्योंकि क्या होता है कि FPI वाले एकदम निकाल भी ले जाते हैं पैसा और एकदम डालते हैं, तो इससे हमारी इकोनॉमी क्या होती है, डिस्टेबलाइज होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट है नचिकेत मोर कमेटी। ये तो भाई साहब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नचिकेत मोर कमेटी। इसमें क्या क्या कहता है? कॉम्प्रीहेंसिव फिनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड के लिए कॉम्प्रीहेंसिव सबमिशन दिया इन्होंने, कॉम्प्रीहेंसिव सॉल्यूशन कि जो स्मॉल बिजनेस है उनको लोन दिया जाए बैंक के थ्रू, ताकि वो डेब्ट ट्रैप में ना फंसे और अपना कुछ मतलब इंडिपेंडेंटली कुछ काम कर लें। तो नचिकेत मोर कमेटी ने काफ़ी सजेशन दी थी। स्टेयरिंग कमेटी ऑन फिनेंशियल टेक्नोलॉजी रिलेटेड इशू। फाइनटेक का मतलब क्या? फिनेंशियल टेक्नोलॉजी रिलेटेड इशू कौन सी? तो इसने फाइनटेक रिलेटेड इशू के बारे में, फिनेंशियल टेक्नोलॉजी में जैसे हमारा ये नेट बैंकिंग आ गया
या फिर ये भीम ऐप आएगी और अदर्स ऐप है वो अच्छे से काम करी नहीं करी, उसमें कोई मतलब हवाला ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रही, इलीगल फंडिंग तो नहीं हो रही है, और वो प्रॉपर रिकॉर्ड हो रही है, मॉनिटरेशन और क्या क्या उसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके लिए स्टेयरिंग कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट है रतन वटल पैनल ऑन डिजिटल पेमेंट। इसमें क्या कहता है, डिजिटल पेमेंट को जैसे क्या कि एकदम से बढ़ गई हैं डिजिटल पेमेंटें ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर, तो उसके लिए क्या क्या रोड मैप और एस्टेब्लिश किया जाए ताकि ये और स्मूथली ट्रांजेक्शन चलें। नेक्स्ट है के वी कमत कमेटी ऑन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। जैसे क्या होता है कई बार NP हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट, वो मतलब जिसने लोन लिया था वो पे नहीं कर पाता है, तो उसको क्या किया जाए, मतलब उसको असेट जिसके बेस पे उन्होंने लोन लिया था वो क्या, उसमें क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। रिस्ट्रक्चरिंग किया जाए कि उसको कुछ टाइम दिया जाए 5-6 महीने का, इस टाइम में या तो आप अपना लोन दे दो वरना हम आपकी जो प्रॉपर्टी के कागज़ थे उसको हम फिर सेल करेंगे। उसने पैरामीटर को रिकमेंड किया, वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉर्पोरेट लोन, वन टाइम सेटलमेंट, जो क्या कि वन टाइम में आप पे करो, आपका जैसे आपका इंटरेस्ट वगैरह माफ़ कर दिया जाएगा, तो वन टाइम सेटलमेंट भी उन्होंने रिकमेंड करी। टैक्सेशन से रिलेवेंट जो अब कमेटी उनको डिस्कस करेंगे, अखिलेश रंजन टास्क फोर्स है ऑन डायरेक्ट टैक्स लॉ, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो अखिलेश रंजन की जो कमेटी थी उनके बारे में आप लिख सकते हैं। टू रिव्यू द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स के अंदर जो चीज़ें थी, ड्रा ए न्यू डायरेक्ट टैक्स लॉ टास्क फोर्स इनिशियली हेडेड बाय द फॉर्मर CBDT मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मेंबर के थ्रू जो लेजिस्लेशन है अरविंद मोदी, लेटर ऑन अखिलेश रंजन। पहले किसने बनाई थी, अरविंद मोदी जी ने, अब कौन है, अखिलेश रंजन जी ने। अखिलेश रंजन कमेटी ऑन टैक्सेशन ऑफ ई-कॉमर्स, जो ई-कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट है, ई-कॉमर्स में फ्लिपकार्ट हो गया और अमेजन हो गए, उन पर जो ट्रांजेक्शन होती है उनके ऊपर क्या क्या चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत है, क्या क्या होना चाहिए ई ट्रांजेक्शन के ऊपर, तो ई-कॉमर्स के ऊपर फोकस किया अखिलेश रंजन जी ने। टू एग्जामिन द बिजनेस मॉडल फॉर ई-कॉमर्स, बिजनेस मॉडल कैसा होना चाहिए, जैसे क्या होता है कि हम कोई मोबाइल फ़ोन लेते हैं उसमें फ्लिपकार्ट की अमेजन की वो ऐप इंस्टॉल मिलेगी, लेकिन जो इंडियन ऐप है फ्लिपकार्ट वो नहीं मिलेगी, तो उसमें क्या फेयरनेस बिजनेस नहीं है, बाइसनेस हो रहा है जो टेक्नोलॉजिकली जायंट है उनकी तरफ। पार्थसारथी शोमी कमीशन, तो ये किससे रिलीवेंट था, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या रिफॉर्म की जा सकती हैं इससे रिलेटेड था पार्थसारथी शोमी कमीशन। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी कमेटी उनको डिस्कस करेंगे। शारदा प्रसाद कमेटी जो है, टू रैशनलाइज द सेक्टर स्किल काउंसिल विच आर द एम्प्लॉयर बॉडीज मोस्टली प्रमोटेड बाय द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो फिक्की भी बोलते हैं, FICCI फिक्की, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड अदर इंडस्ट्री एसोसिएशन टू इम्प्रूव द स्किल इंडिया। तो इन्होंने बताया कि क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है सेक्टर स्किल काउंसिल के अंदर, तो इनको रैशनलाइज किया जाए और प्रमोट किया जाए फिक्की को। कॉन्फेडरेशन ऑफ CII ये भी है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ है। इनमें क्या होता है कि फिक्की में और CII में, इसमें जो बिजनेस वाले एजेंट होते हैं, जो मेंबरशिप होते हैं, वो अपना एक लीडर चुनते हैं कि मतलब ताकि स्मूथ ट्रांजैक्शन हो, तो गवर्नमेंट और इनके साथ मतलब वो मीटिंग होती हैं कि और क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं फॉर स्मूथनेस ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है केलकर कमेटी ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 2015-16 में आई थी कमेटी, सबसे इंपॉर्टेंट है केलकर कमेटी। इसमें क्या है कि पब्लिक कमिटमेंट क्या है कि गवर्नमेंट भी फंड करेगी, जैसे लैंड खरीद ली गवर्नमेंट ने, उन्होंने जितने भी मतलब वो थे क्लियरेंसीज थे वो करवा दिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट कौन करेगी, प्राइवेट फिर्म। गवर्नमेंट का कितने तक कर सकती है, 51% तक, 49% तक कितने कर सकती है, प्राइवेट कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है ताकि पूरे इंडिया में ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, एकदम प्राइवेटाइजेशन भी ना हो और एकदम ज़्यादा गवर्नमेंटाइजेशन मतलब सोशलाइजेशन भी ना हो किसी चीज़ों का। जैसे एक कमेटी में भी रिकमेंड किया गया था, बट ये मैं आपको कि जो प्राइवेट मेंबर है जो काम करता है किसी कंपनी में इक्वल टू 4 गवर्नमेंट सर्वेंट, उतना काम करता है वो। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इनएफिशिएंसी है, लोग बाग कामों को लेकर थोड़ा मतलब, जैसे कई बार आप भी देखते हो कि किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाते हो ढंग से बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे चेक एंड बैलेंसेज है ही नहीं वहाँ पे। तो इस वजह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल अपनाया गया है ताकि एक्सेस अमाउंट में गवर्नमेंट
गवर्नमेंट सेक्टर ना आ पाए, थोड़ा बहुत कंपटीशन चले गवर्नमेंट और प्राइवेट के अंदर, तो ये एक हेल्दी कंपटीशन है। टू स्टडी एंड इवेल्यूएट द एक्सटेंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इन इंडिया, तो इसको एक्सटेंड किया जाए एट ग्रेट लेवल पे, उसको स्टडी किया गया किलकर जी द्वारा और इवेल्यूएट किया गया है। बाबा कल्याणी कमेटी, इसने इवेल्यूएट किया था स्पेशल इकोनॉमिक पॉलिसी जोन, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें क्या होता है, इसमें टैक्स इंसेंटिव दिया जाता है, टैक्स इंसेंटिव। फिर हम उसको टैक्स इंसेंटिव दिया जाता है कि आप यहाँ पर हमारे यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट लाओगे तो आपको 3 साल तक जैसे आपने को नहीं देना, टैक्स नहीं देना है, हम आपको सारी चीज़ें यहीं प्रोवाइड करवा देंगे। रोड अच्छे होते हैं, वह IMT बनती हैं, IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, और वो फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जैसे लाइक जैसे फुटवियर के लिए बहादुरगढ़ में है, रिलैक्सो कंपनीज हैं, गुरुग्राम के अंदर मानेसर में ऑटोमोबाइल के लिए। ये क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। मेक इट WTO कम्पैटिबल, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंपैटिबल होगी, मतलब कई बार ये होता है कि बोलते हैं कि अनफेयर प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट काफ़ी सब्सिडी दे रही है, हमारे प्रोडक्ट कम्पीट नहीं कर पाए इंडियन प्रोडक्ट को। ये मतलब चाइना के केस में थोड़ा उल्टा था, चाइना और ज़्यादा सब्सिडी देती है अपनी कंपनीज़ को, तो इंडिया के प्रोडक्ट भी काफ़ी देशों में मतलब ऐसे एम्फेसाइज किए जाते हैं, मोस्टली इन साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में। एस सुंदर कमेटी ऑन द रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, जैसे कितने बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं या एक्सीडेंट स्पॉट होते हैं, उनके ऊपर रोड सेफ्टी के ऊपर और ट्रैफिक मैनेजमेंट के ऊपर क्या क्या किए जा सकते हैं, एस सुंदर कमेटी थी। टू रिकन्स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ द रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट टू एडवाइज ऑन इट्स रोल एंड फंक्शन, उन्हें रिकमेंड दी है DG डायरेक्टर जनरल बनाया जाए रोड सेफ्टी का और ट्रैफिक मैनेजमेंट का, एंड एडवाइज ऑन इट्स रोल एंड फंक्शन, उसके जो एज ए एडवाइजरी उनको अपॉइंट किया जाना चाहिए, उन्होंने रिकमेंड दी थी। कि राजेश्वरा राव कमेटी थी टू रिव्यू द नेशनल मिनरल पॉलिसी 2008, रिव्यू की जो नेशनल मिनरल पॉलिसी है, मिनरल में क्या आएंगे, जैसे कहीं माइनिंग हो रही है, माइनिंग कोल की है या फिर आयरन की है या जो भी नेचुरल रिसोर्स है उनकी हो रही है, तो उनमें रिव्यू किया जाए कि ओपन कास्ट नहीं होनी चाहिए। तो ओपन कास्ट में क्या होता है कि एकदम बाहर से ही वेस्टेज ज़्यादा होती है, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। ओपन कास्ट का मतलब एकदम डायरेक्ट उसको मतलब JCB से डिग आउट करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्लोज सिस्टम होना चाहिए कि मतलब एक टेक्निकल वे से होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने मतलब अंधाधुंध वहाँ से मिनरल निकालना स्टार्ट कर दिया और उसमें सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए। जैसे कई बार कहता है कि मीथेन होता है CH4, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी अमाउंट में होती है कि जैसे ही वहाँ के अंदर लेबर जाती है उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू ह्यूज अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड CH4 मीथेन। उन्होंने रिव्यू किया नेशनल मिनरल पॉलिसी 2008 को। फिर हम एग्रीकल्चर रिलेटेड नेक्स्ट पॉलिसीज़ हैं, स्वामीनाथन कमेटी तो सब जानते हैं। आपने देखा होगा 3 फॉर्म लॉ आए थे, उनमें बोला था कि स्वामीनाथन की कमेटी में इम्प्लीमेंट की जाए, स्वामीनाथन की कमेटी इम्प्लीमेंट की जाए, क्या है अभी आप इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे, सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट है। फॉर फास्टर एंड मोर इनक्लूसिव ग्रोथ, जो एग्रीकल्चर में फास्ट ग्रोथ होनी चाहिए और मोर इनक्लूसिव होनी चाहिए। ये नहीं है कि मतलब प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर तो इम्प्रूव करें हैं और एग्रीकल्चर नेगेटिव ग्रोथ हो रही है उसमें। तो उसने इन्वेस्टीज दी है प्लानिंग कमीशन अप्रोच 11th में दी थी 5 ईयर प्लान के अंदर। ड्रॉट कोड दिया गया कि भाई साहब ड्रॉट कैसे डिफाइन करेंगे ड्रॉट को कि यहाँ हुआ ड्रॉट है या नहीं है, क्योंकि ड्रॉट में क्या होता है कि मोस्टली फंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से क्लेम कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ड्रॉट है तो हमें कुछ पैसे दीजिए। तो उन्हें ड्रॉट को कोडिफाइड किया। नेशनल स्टॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ये नेशनल लाइव स्टॉक का मतलब क्या है कि जो रिलीवेंट टू द एनिमल्स उसका डेवलपमेंट किया जाए और 5 साल के अंदर उसका रिव्यू जो है उसका करना चाहिए। फ़िश फॉर ऑल ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर, फ़िश जो है हमारे क्या है कि फ्रेश सी में इतना हम फिशिंग नहीं करते जितना हम इनलैंड फिशिंग करते हैं इंडिया में, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में 60% है। उसमें ऑल ट्रेनिंग जितनी ट्रेनिंग दी जाए और कैपेसिटी बिल्डअप करनी चाहिए। सप्लाई चेन मैकेनिज्म उसको और सॉलिड बनाना चाहिए। क्वालिटी लिटरेसी टू सेफ गार्ड द हार्वेस्ट फिश, क्वालिटी वाली लिटरेसी प्रोवाइड की जाए कि कैसे हार्वेस्ट करते हैं फिशेज़ को ताकि लॉस ना हो। इनलैंड एक्वाकल्चर होना चाहिए, इनलैंड एक्वाकल्चर पे काफ़ी प्रमोट किया जाता है इंडिया में एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। आर्टिफिशियल कोरल रीफ, आर्टिफिशियल जो ये टूरिज्म के लिए प्रमोट की जाती है आर्टिफिशियल कोरल रीफ। जीनोम क्लब्स,
जीनोम क्लब में होता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग होती है कि हम डिजायरेबल क्वालिटी का एनिमल मिले, जैसे हरियाणा में मुर्रा बफेलो है, उसके बुल काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और विदेश में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ले जाते हैं लोग बाग। ए जेनेटिक एंड लीगल लिटरेसी मूवमेंट, जेनेटिक और लीगल लिटरेसी की मूवमेंट ये क्या है कि जेनेटिकली अपडेट होने चाहिए कि ये क्या है जेनेटिक मॉडिफाइड, और लीगल लिटरेसी भी होनी चाहिए कि जब हम लोन वगैरह लेते हैं तो उनको पता हो अपने राइट्स का। अशोक धलवाई कमेटी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूज़पेपर में आती रहती है। डबल द फार्मर इनकम है 2022 तक, दिसंबर तक उन्होंने रिकमेंड की थी कि मतलब जो फार्मर की डबल इनकम होनी चाहिए दिसंबर 2022 तक। मिहिर शाह कमेटी, इट्स रिपोर्ट 21st सेंचुरी इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर फॉर इंडिया वाटर रिफॉर्म के रिगार्डिंग थी ये। रिस्ट्रक्चरिंग द कॉमन CWC, तो उन्होंने रिफॉर्म के बारे में डिस्कस किया है कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन CWC है, वेयर हाउसिंग मतलब स्टोरेज, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB, जो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड बोर्ड है, उनकी जो रिकमेंडेशन है या उनको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए जो उनका वर्क है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में की गई है उन्होंने। नेक्स्ट है TQ हकी कमेटी, डॉक्टर TQ हकी कमेटी है टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर टेनेंसी लॉ है। टेनेंसी का मतलब होता है कि किसी को मतलब एज ए लैंड देना 50-50% पे शेयरिंग कर लेते हैं या फिर रेंट पे देना, लीज पे देना एग्रीकल्चर लैंड को, तो उस ताकि जो ओनरशिप राइट है वो प्रोटेक्ट रहें और उसको अवेयरनेस हो सोसाइटी में। मतलब ये नहीं है कि हमने 20 साल तक मतलब लीज पे लिया था अभी हमारा ओनरशिप राइट हो गया, इस टाइप का कुछ सिस्टम चलता है। तो उसमें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए, इंक्लूडिंग द हिल एरियाज़ एंड शेड्यूल एरियाज़ ऑन लैंड लीजिंग। हिल एरिया में तो काफ़ी सारा डिस्प्यूट रहता है कि कौन सी लैंड किसकी है, जैसे शेड्यूल ट्राइब वाले वहाँ रहते हैं, शेड्यूल एरिया में भी। नेक्स्ट है संता कुमार कमेटी ऑन FCI रिफॉर्म, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है जहाँ फूड स्टोरेज रहता है। संता कुमार जी की रिपोर्ट थी। उन्हें रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ अनबंडलिंग ऑफ FCI, रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में किया गया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, टू इम्प्रूव इट्स फिनेंशियल मैनेजमेंट, इसका फिनेंशियल मैनेजमेंट इम्प्रूव किया जाए। ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस किया गया, एफिशिएंटली ऑपरेशन हो इन प्रोक्योरमेंट, खरीदने में, स्टोरेज में और डिस्ट्रीब्यूशन में फूड ग्रेन्स, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड आया है उस कंसेप्ट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए, उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। प्रोसीजर प्रोक्योरमेंट में, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सुरजीत भल्ला कमेटी, ये इंडस्ट्री से रिलेटेड कमेटी आ गई हैं। सुरजीत भल्ला कमेटी में क्या है, ऑन ट्रेड एंड पॉलिसी के रिगार्डिंग चीज़ें हैं। रिकमेंडेशन ऑफ बूस्टिंग द इंडिया शेयर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल मर्केंडाइज एंड सर्विस ट्रेड, जो हमारी ट्रेड एंड पॉलिसी हैं उनको कैसे बूस्ट किया जाए, हमारे ट्रेड को, उसके शेयर को, जैसे हमारे एक्सपोर्ट का अभी शेयर बढ़ा है, एज वेल इंपोर्ट का भी बढ़ा है, कैसे हम अपने मतलब बिजनेस को कैसे और ओपन कर सकते हैं ग्लोबल मैकेनिज्म के साथ जुड़े, और सर्विस ट्रेड का, हमें सर्विस में तो सरप्लस हैं, जैसे हम सॉफ्टवेयर ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ये बिग इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हमारा डेफिसिट है काफ़ी, स्पेशली इन मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में। UK सिन्हा पटेल ऑन माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्मॉल मीडियम में क्या होता है कि डेफिनेट, माइक्रो अलग है, स्मॉल मीडियम कुछ नहीं, जैसे माइक्रो हो गया 25 लाख तक, मीडियम हो गया 75 तक, आई थिंक मीडियम 100 करोड़ तक का, कमेंट में डालना क्या क्या आएंगी, इसमें डेफिनेशन चेंज हो गई है। ऐसे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज को लोन दिया जाए, टू स्टडी द प्रॉब्लम फेस्ड बाय, उनके बाद क्या क्या प्रॉब्लम फेस की जा रही है, उनको लोन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ब्राइब तो नहीं मांग रहे, मतलब ऑफिसर वहाँ ऑफिस में जाते ही। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं, श्री कृष्णा कमेटी है, तो हर मतलब 1 महीने में एक बार आ ही जाती है न्यूज़पेपर में। श्री कृष्णा कमेटी उन डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर, जो हमारा डाटा है, जैसे ट्विटर है, गूगल है, इंस्टाग्राम है, उसका जो डाटा है हमारा, हम क्या सर्च करते हैं, क्या खाते हैं, क्या हमारी क्या चॉइस है, वो डेटा इज न्यू करेंसी एंड न्यू ऑयल है, तो उसको मिसयूज़ ना किया जाए आउटसाइड ऑफ द इंडिया। के कामकोटी पैनल ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI के कामाकोटी पैनल के बारे में जो सजेशन दी है, उनको इंश्योर किया जाए कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है नहीं हो रहा है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ। सुभाष चंद्र अगर की कमेटी जी है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये
सुभाष चंद्रा कमेटी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर कि उनको इम्प्लीमेंट किया जाए नहीं किया जाए। जैसे जापान ने अभी अलाउड कर दिया है उसको, और चाइना ने खुद की डिजिटल करेंसी पब्लिश की है। इंडिया ने भी ई रूपी के नाम थे, ई रूपी। इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग की गई वर्चुअल करेंसीज के ऊपर। नेक्स्ट इन्वायरमेंट के ऊपर है गडगिल और कस्तूरी रंगम कमेटी ऑन वेस्टर्न घाट। क्योंकि वेस्टर्न घाट में क्या है कि काफ़ी बड़े बड़े डाइवर्स वर्ल्ड के जो हॉटस्पॉट हैं उनमें से एक है, और काफ़ी वल्नरेबल सेक्शन है उसमें। हम वेस्टर्न मानसून आता है उस टाइम भी काफ़ी रेन होती है, पानी उसी साइड रह जाता है या फिर वेस्ट हो जाता है। तो वेस्टर्न घाट पे जो काफ़ी हॉटस्पॉट हैं बायोडाइवर्सिटी के। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसमें 20 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ मिलती हैं, उसको वो बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अच्छा, एक क्वेश्चन है, कोरल रीफ होती है और जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होती है उनमें से किसकी ज़्यादा वो होती है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसकी ज़्यादा मतलब स्पीशीज़ पाई जाती है, मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। शैलाश नायक कमेटी ऑन कोस्टल जोन रेगुलेशन, CZR भी बोलते हैं इसको। कोस्टल मतलब क्या कि जैसे ये हमारा बॉर्डर है, साउथर्न साइज़ का कोस्टल एरिया है, यहाँ पे जो ये कोस्टल को रेगुलेट कैसे किया जाए उसके लिए शैलाश नायक कमेटी की रिकमेंडेशन। आप नाम डाल दोगे उससे आपको एक नंबर मिल जाएगा कि आपको रिलेवेंट कमेटी का नाम पता है। डेटा ज़्यादा 1-2 लाइन में मेंशन कर सकते हैं, एक लाइन में, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है। कंजर्वेशन और प्रोटेक्टिंग द लॉन्ग कोस्टल इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया, उसको लॉन्ग कोस्टल है हमारा, जैसे यहाँ क्या है कि टेरर अटैक का खतरा भी रहता है, चाइना की सबमरीन का भी, तो काफ़ी वल्नरेबल मतलब काफ़ी सिक्योरिटी थ्रेट रखता है यहाँ। तो उस पर क्या किया जाएगा, उनको कंजर्व किया जाए बायोडाइवर्सिटी को, कोस्टल रेगुलेशन जोन को। नेक्स्ट सिक्योरिटी के ऊपर है धीरेन्द्र सिंह कमेटी फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर फॉर्मेशन। धीरेन्द्र सिंह कमेटी है डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर फॉर्मेशन के ऊपर। इवॉल्व ए पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर फैसिलिटिंग मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का प्रमोट किया गया है इसमें। और डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर बनाया गया है कि जो डिफेंस का प्रोक्योरमेंट कैसे किया जाए, मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जाए। जो जैसे टाटा को भी दिए जा रहे हैं काफ़ी प्रोजेक्ट, और प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फोकस किया जाए ताकि हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड ना रहें। हम इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी थे, उनका की डेथ हो गई क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा हुआ कि हमने बाहर से परचेज किए हैं, उनकी मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हो पाती। जैसे कहने की बात नहीं, जैसे कुछ अगर कोई पार्ट बस ये है कि ख़राब हो गया है, लेकिन उसको आने में 1-2 महीने लगेगा, तो सोचेंगे चला लेते हैं इससे काम, और उसका हमें कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है कि हमें अपना एक एफिशिएंट आर्मी ऑफिसर को खो दिया है। बिपिन रावत जी को बोलते हैं कि ये मतलब टेक्निकली रीजन था या फिर बारिश का टेरेन ये था, एक वो भी रीजन हो सकता है, बट कहीं ना कहीं ये रीजन भी हैं। कहीं भी जो क्रैश होते हैं एयरप्लेन, तो ये भी मोस्टली रीजन एक ये भी है कि हम मेक इन इंडिया से प्रमोट करें हैं ताकि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट रहें, चीज़ें इजीली चेंज हो सकें। मधुकर गुप्ता कमेटी, इसमें क्या कि स्ट्रेंथनिंग द बॉर्डर प्रोटेक्शंस एंड एड्रेसिंग द इशू ऑफ गैप्स वल्नरेबिलिटी इन बॉर्डर फेंसिंग अलोंग विद द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है मधुकर गुप्ता। इसमें जो पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे जो वल्नरेबल हैं, जो फेंसिंग है, जो काट के इधर आ जाते हैं या अंडरग्राउंड जो भी केव बना रखे हैं उन लोगों ने, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इंडियन बॉर्डर को, और उनको एड्रेस किया जाए। जैसे एंटी कटिंग फेंसिंग लेके आए हम इजराइल से, उसको काट नहीं सकते, और वो कहाँ लगेगी, बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर। उसके बाद फिर पाकिस्तान पे लगाया जाएगा, फिर चाइना की साइड भी लगाया जाएगा। कारगिल रिव्यू कमेटी, कारगिल रिव्यू में क्या है, सेटअप टू एग्जामिन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ कारगिल वॉर एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर द फ्यूचर। कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, नियर अराउंड 2000। तो उसमें क्या हुआ था, एग्ज़ाम के थे कौन सीक्वेंसेज क्या हो गए कारगिल वार के, कौन सी सीक्वेंस किस सीक्वेंस में था, कैसे हुआ था, हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर स्टडी की जाती है, और फ्यूचर रिकमेंडेशन। तो ये आगे ऐसी एक्टिविटी ना, उसके पीछे क्या रीज़न रहे थे। फिर क्या, जीवन रेड्डी कमेटी ऑन आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है या आर्मी के लिए, ताकि वो वहाँ मतलब कुछ कई बार क्या होता है कि
फेक इनकाउंटर भी हो जाते हैं, मतलब बहुत रेयर चीज़ होती है। कई बार क्या होता है कि इन जो इंटेलिजेंस होती है वो करेक्ट नहीं होती, तो इस वजह से कई बार ऐसा हो गया। तो इस वजह से वहाँ क्या, उनकी चेक एंड बैलेंसिंग के लिए आर्म फोर्सेज की पावर के लिए आपसा एक्ट है, उसको मॉडिफाई करने के लिए बोला गया है। क्लियरली स्पेसिफाई द पावर होता है, उसकी क्या क्या पावर हैं आर्म फोर्सेज की या पैरामिलिट्री फोर्सेज की, क्लियरली स्पेसिफाई करो। जीवन रेड्डी जी ने बताया था, ये कमेटी में रिकमेंडेशन दी थी। ग्रीवेंस सेल एस्टेब्लिश किया जाए ताकि ईच डिस्ट्रिक्ट में वेयर द आर्म फोर्सेज आर डिप्लॉय, ग्रीवेंसी सेल भी होनी चाहिए जहाँ पर आर्म फोर्सेज अब है ना इस डिस्ट्रिक्ट में, अगर उनसे कोई इशू आर्म फोर्सेज से तो वहाँ अपनी ग्रीवेंसेस को वहाँ इशू को वहाँ अप्लीकेशन लेके पहुँचा कि देखो मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मुझे ऐसे टॉर्चर किया जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है। वैसे मोस्टली ऐसे होता नहीं है, काफ़ी हमारी आर्म फोर्स काफ़ी सेंसिबल है, क्योंकि मैं एक बारी कश्मीर गया था घूमने, तब आते हुए लैंडस्लाइड होगी, तो हम भी आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, तो उनकी ही जो कैंट उनकी रेजिडेंसी एरिया था, हम भी वहीं रुके थे। तो वो काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, लेकिन ये काफ़ी रेयर ऑफ रेयरेस्ट वो है केस होता है, मतलब लगा लो 1 लाख में तो एक बार ही होता है ऐसा, वो भी मतलब रॉन्ग उसकी वजह से होता है, रॉन्ग इंटेलिजेंसी की वजह से। प्रोबिटी इन गवर्नेंस, प्रोबिटी इन तो प्रोबिटी का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, तो गवर्नेंस में होने चाहिए। उसमें क्या कि सेकंड ARC रिपोर्ट है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट कमीशन की जो सबमिट की गई थी, उसमें मेंशन किए गए हैं 300 से ज़्यादा उसमें रिकमेंडेशन है, अभी हमने पास्ट में डिस्कस किया था। फॉर प्रिपेयरिंग अ डिटेल ब्लूप्रिंट फॉर रिवैम्पिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक डिटेल ब्लूप्रिंट एस्टेब्लिश किया जाए, प्रिपेयर किया जाए, ताकि उसमें रिवैम्पिंग मतलब रिस्ट्रक्चर किया जाए, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं उसको किया जाए, ताकि ईजिली से गवर किया जा सके। लास्ट पेज पे आ गए हम, रिसेंट कमेटी जो आई हैं, OBC सब कैटेगराइजेशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे हरियाणा में OBC में BCA और BCB ये हैं। BCA में वो हैं जो माइनॉरिटीज़ में है, BC में मतलब इतनी उनकी पॉपुलेशन नहीं है। BCB में क्या है, जो मेजॉरिटी में है BCB, पर्टिकुलर सेक्शन अच्छी स्ट्रेंथ है उनकी, वो BCB में डाल दी गई है, उनको डिवाइड भी किया गया उनके परसेंटेज को। तो ये OBC का सब कैटेगराइजेशन किया जाए, ताकि जो BCB वाले जो डोमिनेंसी में है वो एक के ऊपर एक के लाभ से वंचित ना रहे, उनको भी मिले OBC का रिजर्वेशन का बेनिफिट। तो ये OBC सब कैटेगराइजेशन के बारे में एग्जाम करने के लिए अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट अमंग डिफरेंट कास्ट इन सेंट्रल OBC लिस्ट, सेंट्रल OBC के अंदर जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हॉरिजॉन्टली एज वेल वर्टिकली होता है। हॉरिजॉन्टली क्या होता है कि सभी कास्ट को जो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको वो मिले, वर्टिकली क्या होता है कि मतलब परसेंटेज वाइज। अरुणा सुंदरा राजन कमेटी, तो जैसे हरियाणा में BCA BCB है, तो सेंट्रल में भी ऐसे होना चाहिए। मैं भी इसको फेवर करता हूँ, इसके काफ़ी बेनिफिट लगी, एक पर्टिकुलर कास्ट का इन्फ्लुएंस ना रहे। जैसे राजस्थान में कम्युनिटी है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, वो शेड्यूल्ड ट्राइब, जितने भी इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब में आप मैंने गैजेटेड ऑफिसर देखे ना, एक पर्टिकुलर शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो ये होना चाहिए। चेक एंड बैलेंसेज होना चाहिए, वो पहले नहीं थी, अभी इंक्लूड की गई है फिलहाल। पॉलिटिकल मोटिव भी होता है कई बार कि मैंने आपको रिजर्वेशन का आपकी लिस्ट में डलवाया, तो अगर एक जब ये लग जाता है कि उसमें कुछ ना कुछ सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया ऐड कर देना चाहिए, जैसे BC के अंदर है, SC के अंदर और ST के अंदर भी ये फिनोमिना करना चाहिए, ताकि जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है उनको भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले और वो भी ऊपर आ सकें। अरुणा सुंदरा राजन कमेटी में क्या किया गया था, एंटायर इशू ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ लेवीज ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर, रैशनलाइजेशन किया जाए। जैसे क्या है कि अब डोमिनेंस है जियो का, एयरटेल BSNL का अब जैसे सबसे 4G आई है वो नहीं है, तो वहाँ भी चेक एंड बैलेंसेज होना चाहिए, रैशनलाइजेशन होना चाहिए। ये नहीं कि एक मतलब क्रोनिक कैपिटलिज्म हो रहा है, अदर सेक्टर में काफ़ी जॉब लॉस हुआ है, कितने घर मतलब जॉबलेस हो गए, कितने स्ट्रेस आया होगा, कितना मतलब डिप्रेशन में गए होंगे, तो ये नहीं होना चाहिए, रैशनलाइजेशन होना चाहिए। अभय करण धिकार पैनल, स्पेक्ट्रम ऑफ 5G के लिए ये कमेटी थी, अभय से याद कर लो, नॉर्थ इंडिया का नाम है, जो साउथ इंडिया वाले कारण इससे याद कर लो। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग और मेंबर क्या था, VK पॉल, डॉक्टर VK पॉल, कंसाइडर द लॉजिस्टिक्स एंड एथिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोक्यूरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेट कोविड-19 वैक्सीन। जैसे कोविड शील्ड थी या
अदर वैक्सीन थी उनको प्रोक्योर किए कैसे किया जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, कैसे उनका स्टोरेज हो, उसके लिए नीति आयोग और एक मेंबर थे डॉक्टर वी.के. पॉल, ने मतलब कोऑर्डिनेट किया। तो उसकी कमेटी का नाम है सत्यनारायण कमेटी है। ये नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट के ऊपर है। जैसे प्रधानमंत्री 5 लाख का जो इंश्योरेंस है उसके लिए कौन सी स्कीम चली गई है, वो उसको आप मतलब प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, तो उसका जो ब्लूप्रिंट है तो वो उसके लिए मतलब बीपीएल जो अंडर बीपीएल रहते हैं उनके लिए तो है ही 5 लाख तक का फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। NDHB नेशनल डिजिटल है, उसका हर बंदे की वो बनी चाहिए यूनिक आईडी, ताकि उनका हिस्ट्री का रिकॉर्ड भी पता चल पाए कि उनके क्या क्या डिजीज थी और क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं और फ्यूचर में हम उसके रिगार्डिंग स्टेप ले पाएँ। तो ये कि बहुत ही नीड ऑफ द आवर है, जितना इमीडिएटली उसके उतना अच्छा है। आर्किटेक्चरल डॉक्यूमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द NS नेशनल हेल्थ स्टैक, जिसमें आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हैं, जैसे मशीन्स हैं, बेड हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ये होने चाहिए। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सत्यनारायण जी की जो कमेटी है उसको रिकमेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सत्यनारायण कमेटी को, इसको याद रख लो। जब भी हेल्थ का कोई चीज़ आए उसमें मेंशन करो, या मेंस में हो या ऐसे में सत्यनारायण कमेटी की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। पे फॉर में इतना ही लिख दो, आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा पक्का मिलेगा। राजीव गाबा कमेटी मैंने जैसे एग्जामिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेस इन द टेलीकॉम सेक्टर, तो ये राजीव गाबा जी की जो कमेटी थी, फिनेंशियल स्ट्रेस आया हुआ जो टेलीकॉम सेक्टर में। जैसे पहले बहुत सारी टेलीकॉम सेक्टर होती थी कंपनी, आजकल जियो का डोमिनेंस है, एयरटेल है, जैसे BSNL के कस्टमर भी घट रहे हैं ब्रॉडबैंड पे और अदर चीज़ों पे एक्टिविटी पे डिपेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, तो इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। तो ये जो सारी कमेटी थी मैंने सेक्शन वाइज आपको करवाई हैं, ये पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं है। मैंने आपके लिए आज पूरा दिन लग गया इनको मतलब सर्च किया फिर लिखा, ताकि बच्चों को इधर उधर भटकना ना पड़े। इसके लिए सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इतना तो कर ही सकते हो। ये तो आपका 1 सेकंड का काम भी नहीं है, मैंने तो पूरा दिन लगा दिया आज इसको वीडियो को बनाने में, आपको अच्छे से अच्छी मतलब वैल्यूएबल वीडियो बनाने में। थैंक यू फॉर ऑल वाचिंग इट वेरी पेशेंटली। गॉड ब्लेस यू, गुड डे अहेड, थैंक यू।